इनपुट टाइप हम यहाँ पे लेते हैं लेट्स से टेक्स्ट। अच्छा, ये जो HTML के अंदर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक इनलाइन सीएसएस होती है और एक एट्रीब्यूट होते हैं। जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, मैं यहाँ पे इस फील्ड का नाम देता हूँ, लेट्स से मैं देता हूँ इसका नाम यूजर नेम, और कोई वैल्यू इसको नहीं पास करता, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे इनपुट को बंद करने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। और इससे पहले एक कैप्शन लिख देता हूँ यूजर नेम। ठीक है, इस तरह से। अब हम फील्ड का दें, हमारे पास ये मैंने अभी कोड लिखा है, इसके रिजल्ट में जाएगा ये एक लेबल है और एक टेक्स्ट फील्ड बनी है जिसकी टाइप टेक्स्ट है, और इसमें हम कुछ भी टाइप करें वो यहाँ पे सिंपली टाइप हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो एक और मैं यहाँ पे पासवर्ड ले लेते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड भी होती है, पासवर्ड वो जिसके अंदर आप टाइप करें तो वो डिस्प्ले नहीं आता, ये स्टैटिक साथ नॉर्मली। इसके बाद मैं एक और इनपुट बनाता हूँ, डिजाइनर है, कोई HTML डिजाइनर है जी? कौन है? अच्छा, नहीं, अगर मैं कहीं गलती करूं मुझे बता दें, इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है मेरी HTML।
यहाँ पे हमने सिंपल से मैंने फॉर्म को अलाइनमेंट दिए सिर्फ टेबल के अंदर डाल के, ऊपर एक टेबल बना है, उसके अंदर एक टीआर के अंदर ये फर्स्ट रो आ गई जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये यूजर नेम, ये एक रो है और ये सेकंड रो है, ठीक है जी। और एक टेबल रो ये है, एक टेबल रो ये है, इसके अंदर दो दो टीडीज है, लास्ट वाले में सिर्फ एक टीडी है और यहाँ पे एचटीएमएल आपने पढ़ी है तो ये कॉल स्पैन जो है वो मर्ज करता है और उसको मैंने अलाइनमेंट सेंटर की है तो ये बटन जो है मेरे पास यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये कि मैंने यहाँ पे एक अलग फॉर्म बनाया है। इस फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के अंदर कुछ चीजें होती हैं। एक होता है इसका एक्शन कि ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो उसके बाद इसमें सबमिट किस पेज पे होना है, यानी ये जो वैल्यूज हैं जो इस फॉर्म के ऊपर होगी वो कहाँ पर जाकर सबमिट होंगी। दूसरी चीज इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो इसका मेथड है। फॉर्म के अंदर दो मेथड्स होते हैं सबमिट होने के लिए, एक होता है पोस्ट और दूसरा होता है गेट। हम फिलहाल यहाँ पे लिखते हैं गेट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक्शन नहीं दूं, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे लिखा है एक्शन इसका नल, तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये जो पेज है form.php, forms.php, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये इसी पेज के ऊपर सबमिट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई एक्शन देता हूँ तो फिर जो एक्शन दूंगा, जो पेज दूंगा, ये पेज फॉर्म जो है वो उस पर जाकर सबमिट होगा। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल देख रहे हैं, दोनों को किस तरह से करेंगे। फिलहाल हम ये करते हैं कि हम इस फॉर्म को अपने पास ही सबमिट करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं पीएचपी के अंदर लास्ट वन। अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो हमें इसकी वैल्यूज किस तरह से मिलेंगी ये देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर नीचे एक अदद ये $_get प्रिंट कर रहा है पीएचपी के अंदर। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे एक नल एरे आया है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर इस फॉर्म में वैल्यूज देता हूँ। लेट से मैं देता हूँ एबीसी और यहाँ पे देता हूँ पासवर्ड एक अदद, और उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ। तो जब मैंने फॉर्म सबमिट किया तो अब इस एरे के अंदर जो मुझे वैल्यूज मिली है वो दो वैल्यूज मिली है। एक है यूजर नेम इज इक्वल्स टू एबीसी जो मैंने वैल्यू ऊपर पास की है, और दूसरा पासवर्ड और उसकी जो वैल्यू मैंने पास की थी। यहाँ पे आपको जब सबमिट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिली है प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ये दोनों वैल्यूज पासवर्ड और ये यूजर नेम। अच्छा, मैंने मेथड इस्तेमाल किया गेट का। तो जब आप फॉर्म के अंदर मेथड इस्तेमाल करेंगे गेट का तो आपको उस फॉर्म के सबमिट होने पर वैल्यूज जो मिलेंगी वो गेट के वेरिएबल से ही मिलेंगी। $_get ये इसका अपना प्री डिफाइंड एक वेरिएबल है जो कि फॉर्म से वैल्यूज को गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये ग्लोबल वेरिएबल है। जी, आपने मेथड जो लिखा है उसी नाम के वेरिएबल के अंदर जरूरी नहीं गेट उससे एसोसिएट नहीं, ये इसका अपना प्री डिफाइंड एक वेरिएबल है पीएचपी का $_get। अगर आप मेथड यूज करेंगे गेट तो आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो $_get के अंदर मिलेंगी, और अगर आप मेथड यूज करते हैं पोस्ट तो आपको $post के वेरिएबल के अंदर ये वैल्यूज मिलेंगी जो आप फॉर्म पे सबमिट करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये, बल्कि दो तीन चीजें, पहले एक बात डिस्कस करते हैं। ये क्या, ये फीस कहाँ से आई और ये कौन सा है, ये कौन सा है, एसोसिएटिव एरे की एन वैल्यू। ठीक है, ये यूजर नेम कैसा है और ये पासवर्ड कहाँ से है। फॉर्म के अंदर जो मैंने फॉर्म बनाया है यहाँ पर टाइप से फर्क नहीं पड़ता, टाइप तो इसकी टेक्स्ट है। जो मैंने यहाँ पे जो नेम दिया, फील्ड का नाम दिया, इस नेम से मुझे वैल्यूज है सबमिट होने के बाद
उस एरे के अंदर मिलेंगी जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया। गेट इस्तेमाल किया तो $get यूजर नेम इस पे वैल्यू मिलेगी, और अगर मैं यहाँ मेथड इस्तेमाल करूँ पोस्ट का तो मुझे $post और ब्रैकेट के अंदर ये की देनी पड़ेगी, तो उसके उस फॉर्म की वैल्यू जो है मुझे मिल जाएगी। नहीं, आईडी जावास्क्रिप्ट में आईडी इस्तेमाल करते हैं, PHP के लिए आपको नेम लिखना पड़ेगा लास्ट में, तो आपको वैल्यू मिलेगी आईडी। ठीक है, एक बात ये है। दूसरी वजह कि जब हम मेथड गेट यूज कर रहे हैं तो गेट यूज करें पोस्ट यूज करें सिर्फ वेरिएबल का तो फर्क है या कोई और फर्क भी है? हाँ जी बिल्कुल। ये जो मैंने वैल्यू सबमिट की थी फॉर्म के ऊपर यहाँ पे जो जिस तरह पे मैंने सबमिट की थी वैसे आपको URL नहीं आ रहा है, उसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये URL जो है वो फॉर्म सबमिट होने के बाद ये है। URL क्या, वही HTTP लोकल होस्ट हमारे फोल्डर का नाम, उसके बाद स्क्रिप्ट का नाम, यहाँ तक हमारा स्क्रिप्ट नेम था जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिस जगह पे हमारा फॉर्म बना हुआ। इसके बाद ये वाली जो वैल्यूज आई है, ये देखो हमने यहाँ पे ABC सबमिट किया था यूजर नेम के अगेंस्ट और पासवर्ड के अगेंस्ट 1 2 3 सबमिट किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गेट अगर आप मेथड यूज करते हैं तो फॉर्म जब सबमिट होगा तो जो फॉर्म के अंदर आप वैल्यूज देंगे वो आपके URL के अंदर अपेंड हो जाएगी नजर आती है। हाँ अच्छा, एक चीज यहाँ पे जो आप लोगों के लिए एक बात तो ये है, दूसरी चीज ये गेट मेथड के अंदर आपके पास जो वैल्यूज फॉर्म पे सबमिट होंगी वो क्यूरी स्ट्रिंग में नजर आएंगी। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होता है? क्यूरी स्ट्रिंग आपके फॉर्म पेज के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद जितना पोर्शन आएगा URL के अंदर इसको कहा जाता है क्यूरी स्ट्रिंग। ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद जितना भी पोर्शन है वैल्यूज है इसको क्यूरी स्ट्रिंग कहा जाता है। गेट के अंदर जब फॉर्म मेथड जो है वो गेट यूज करेंगे तो आपके पास वैल्यूज है वो URL के अंदर देंगी, और अगर आप मेथड यूज करते हैं पोस्ट का तो आपके पास वैल्यूज जो है URL में नहीं रहेंगी। ये तो था इसका बहुत कॉमन था, तो हर एक को याद होता है अमूमन कि जी ये फर्क है। गेट और पोस्ट में क्या फर्क है? जी गेट में वैल्यूज है वो URL में जाती है, पोस्ट में नहीं जाती। वो कॉमन था आंसर, सबको पता होता। यहाँ पे मैं अगर मेथड कर दूं पोस्ट, ठीक है जी, मेथड मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया पोस्ट के, और अब हम चलते हैं वापस यहाँ करते हैं सब। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज देता हूँ ABC और 1 2 3। अच्छा, इसको मुझे $get को पोस्ट भी करना है, इसको डाल अब की दफा मेरे पास को पोस्ट में ये वैल्यूज आ गई, और अब URL के अंदर वो वैल्यूज है वो अपेंड नहीं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको वापस रिवर्स करते हैं। एक तो ये मेन डिफरेंस है गेट और पोस्ट में। कभी आपसे कोई पूछे कि जी गेट और पोस्ट में फिर तो रटाया आंसर है याद से, लेकिन अगर कोई इंडेक्स जाना चाहे कि नहीं और बताएं तो और के लिए आंसर है एडिट करवा वापस गेट यूज करें। ये स्क्रीन को आप लोग गौर से देखिएगा।
मैं यहाँ पे वैल्यूज दी ABC, ओके, देता हूँ कोई भी वैल्यू, उसके बाद मैंने किया एंटर, ये नीचे वैल्यूज आ गई, फॉर्म सबमिट हो गई। अब मैं कर रहा हूँ पेज रिफ्रेश। मैंने क्या किया अभी, कोई प्रॉम्प्ट आया था मेरे पास, नहीं आया, प्रॉम्प्ट से बाद कोई डब्बा आया मेरे पास, नहीं आया। वापिस इसको करते हैं चेंज। अब हम करते हैं इसको पोस्ट और ऊपर करते हैं इस मेथड को करते हैं पोस्ट, ठीक है। गेट के अंदर अब ये गेट, सॉरी कौन सा मेथड, पोस्ट है। अब मैं यहाँ पे आया पोस्ट, मैंने वैल्यू दी और उसके बाद मैंने किया एंटर, फॉर्म सबमिट हो गया, वैल्यूज आ गई। पेज को अब मैं कर रहा हूँ अगेन रिफ्रेश, ठीक है। ये मुझसे क्या बोल रहा है, डेटा। अच्छा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मेरे पास ये फॉर्म के अंदर अभी वैल्यूज है, अभी यहाँ इस जगह पे फील्ड में कोई वैल्यू लिखी है। अच्छा, लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, जो मुझसे रीट्राई का पूछ रहा है, मैं इंटर रीट्राई करता हूँ, वैल्यूज वापस वही लेके आया। फॉर्म में तो खाली था, फॉर्म तो खाली था ना उसकी तरफ, लेकिन ये वैल्यूज दोबारा पोस्ट में वही लेके आया। लेकिन इसने रीट्राई पूछा कि दोबारा उन वैल्यूज को सबमिट कर दूं, गेट में नहीं पूछ रहा था, ठीक है। ये वैल्यूज लेके कहां से आता है दोबारा, फॉर्म तो खाली हो चुका होता है। हाँ, इसका न्यूरल स्टोर। अच्छा, दूसरी चीज, चले एक ये डिफरेंस है। एक बात, अभी इसको हम ऑन होल्ड रखते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2 ये है कि $पोस्ट की लिमिट ज्यादा है, यानी कि अगर एक फॉर्म के अंदर जो डेटा है उसकी साइज, मैक्सिमम जो साइज है वो अच्छा खासा है, मतलब तकरीबन मतलब 2 MB या 4 MB है जो पोस्ट होल्ड कर सकता है डेटा अपने पास। इससे ऊपर होगा तो क्रैश कर जाएगा। इसकी खैर लिमिट हम बढ़ा सकते हैं, इसकी आप INI जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें आगे चेंज करते हैं, लेकिन जो इसकी डिफॉल्ट है वो 2 MB या 4 MB होता है। और $गेट की जो लिमिट है वैल्यूज को, वो 2 KB है, यानी $गेट के अंदर, सॉरी 4 KB है। $गेट की जो लिमिट है 4 KB है, और $पोस्ट की जो लिमिट है वो 4 MB है। अगर इसकी 4 MB ही जो डिफॉल्ट, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी चीज है कि गेट, अच्छा ये 4 KB की रीजन ये है कि क्योंकि तमाम वैल्यूज URL के अंदर भेज रहा होता है, तो एक ब्राउजर की भी लिमिट होती है कि 4 KB भी बहुत बड़ा पैकेट होता है। 4 KB का एक टेक्स्ट फील्ड आप अगर लिखते हो तो बहुत बड़ी एक नोटपैड की पूरी फाइल भर जाएगी 4 KB के अंदर, काफी बड़ी वैल्यूज बन जाएंगी इसके अंदर। तो नॉर्मली जहाँ पर आपके पास छोटा फॉर्म हो, नहीं पहली बात गलत हो जाएगी। अब सवाल ये कि कहाँ गेट यूज करनी है, कहाँ पोस्ट यूज करनी है, ये इसका एक दूसरा डिफरेंस भी है। अब सवाल ये है कि कहाँ पे हैकिंग से बचना होगा, हैकिंग से बचना, हैकिंग से क्या यूज करें, तो नाम है फिर भी है कोई लॉन्ग फॉर्म हो गया, कमेंट्स वगैरह, और लेकिन हैकिंग के लिए हैकिंग का तो कोई इससे कुछ जवाब नहीं। आगे तो मैं काम कर रहा हूँ और शॉर्ट काम हो रहा है, उसको डेटे के लिए या कंप्लीट को व्यू करवानी क्या डेटाबेस से व्यू करवानी, क्रैक करवानी सारी वैल्यू वहाँ तो बात, क्योंकि डेटाबेस गेट में क्या दिखेगा, गेट में तो यूआरएल पे एड्रेस सबमिट होकर यूजर पेज पे आ जाएगी, जिसका मेन जो लिंक दिया होगा हमने, अगर हम उसको गेट करें उस पेज पे चला जाएगा। अगर पॉज करेंगे तो डेटाबेस हमारे पास वैल्यू रहेगी, यूजर नेम और पासवर्ड को गेट करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। तो दोनों पासवर्ड की वैल्यू में कोई और फॉर्म हो पूरा कंप्लीट होती
ये नहीं थी होने पोस्ट का वेरिएंट जोड़ रहे आप लोग दिन रात यूज करते हैं इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ छोटी और छोटी फेसबुक तो सभी ने यूज किया है पेज पे कर रहे हैं रिमेन का डेटाबेस क्या होता है तो उसके ऊपर करने डेटाबेस में डेट कराना है तो पोस्ट इस्तेमाल करेंगे अगर वेबसाइट में शो कराना है कुछ डेटा तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होगा सर अगर डेटा एक्सपायर हो जा पड़ा शॉर्ट लॉन्ग टर्म का सवाल नहीं है वेबसाइट बनाएंगे तो खैर फेसबुक सबने यूज की होगी होपफुली facebook.com लेट से आपका यूजर नेम है या आपका नाम है अलीशा आपका नाम ये यूआरएल आपके अपने प्रोफाइल पेज का होगा उन्होंने आप ये जो है वो शेयर भी कर सकते हैं किसी आपने डायरेक्ट तो ये फेसबुक ने आपके लिए अलग से पेज बनाया हर यूजर के लिए उसने अलग पेज बना के रखा ये जो इस तरह का यूआरएल सबने देखा हाँ अभी नहीं देखा होगा इस तरह इसको भी छोड़ दे नहीं आरटी कुछ नहीं होता भाई अच्छा एक यूआरएल है मेरे पास एक ही यूआरएल है चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसको जरा और से समझ लें ये दोनों यूआरएल जो है वो वैलिड है सही आप जाके ये वाला आप यूआरएल में जाके खोलिएगा खुल भी जाएगा बिल्कुल सही यूआरएल है इनके पास ईबे के पास 10 बिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं ट्रेड की एक कंपनी पाकिस्तानी इनके पास 1.2 ट्रिलियन प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो डेटाबेस है क्योंकि इन्होंने नाइकी शू इनकी एक प्रोडक्ट है क्या इन्होंने हर प्रोडक्ट के लिए अलग पेज बनाया या बनाते हैं नहीं लेकिन यूआरएल से तो लग रहा है कि हर प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट के अंदर हर प्रोडक्ट का अलग 10 बिलियन है तो 10 बिलियन पेजेस होंगे होगा कैसे नहीं होगा तो फिर ये यूआरएल कैसे बनता है ये क्या करते हैं हाँ यहाँ पर इस्तेमाल होता है गेट अच्छा क्यों क्या कैसे जैसा अभी हम एक्सप्लेन करते हैं ये जो यूआरएल है जो यहाँ पे लिखे हैं इसको कहा जाता है सॉरी
ये काम इससे लिया जाता है। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाने के लिए अपाचे का एक मॉड्यूल है मॉड रीराइटिंग का, उसके अंदर एक htaccess फाइल होती है। अक्सर आपने कभी htaccess का नाम सुना होगा, कभी फाइल, लेकिन htaccess के अंदर रूल्स लिखे जाते हैं और जो htaccess की फाइल है इसके अंदर टोटली जो काम किया जाता है, मतलब इस मकसद के लिए वो किया जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा, ठीक है। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ फॉर्म वैलिडेशन के लिए नहीं, इस तरह के यूआरएल के लिए इस्तेमाल की जाती है रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक पैटर्न है। पहले आपको पता है मेरी साइट का यूआरएल आएगा, उसके बाद ये एक मैंने कीवर्ड लगा दिया, इसके बाद डैश करके जो भी अल्फाबेट्स आएंगे, जो भी नाम आएगा उसको मुझे एक पर्टिकुलर पेज पे भेजना है। इसके पीछे बैकएंड के ऊपर कहानी चल रही होती है, लेकिन इसके अंदर बैकएंड में चल रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं ही रही होती है जो इस यूआरएल को पढ़ती है। अच्छा, जब आप यूआरएल से इस कीवर्ड को पढ़ते हैं, ठीक है, ये खैर ये किस तरह काम होता है, बैकएंड पे क्या करते हैं, इसके अंदर किस तरह से रूल सेट किए हैं, एक अलग टॉपिक है जो कि हमारे कोर्स में है, ठीक है। लेकिन जब हम इस वैल्यू को रीड करके किसी अपने पेज के ऊपर भेजते हैं, सर्वर के ऊपर, जो कि इसको प्रोसेस करेगा, ये स्टैटिक पेज नहीं होगा यकीनन, ये एक डायनेमिक पेज होगा, लेकिन ये लग हमें स्टैटिक रहा है। उसने यहाँ से क्या किया होगा, उसने सिर्फ एक कीवर्ड पढ़ा होगा और उसको किसी डायनेमिक पेज पे भेज दिया होगा। अच्छा, जब इसने यहाँ से इस कीवर्ड को रीड किया होगा, कीवर्ड रीड करने के बाद उसने उसको ईबे की एग्जांपल ले लेते हैं, ebay.com /product.php question mark keyword is equal to iPod। फॉर एग्जाम्पल इसने उस कीवर्ड को वहां से रीड किया और वो कीवर्ड उठाने के बाद PHP के इस पेज के ऊपर फेंक दिया, ठीक है। ये यूआरएल तो हमारा सही है, इसमें तो पढ़ना नहीं है। अब जब यहाँ पे कीवर्ड आएगा तो इस कीवर्ड को रीड करने के लिए आपका पोस्ट वेरिएबल काम नहीं करेगा। यहाँ पे यूआरएल से हमेशा वैल्यूज को पढ़ने के लिए, गेट करने के लिए, रीड करने के लिए जो वहां पर वेरिएबल इस्तेमाल होता है वो होता है गेट, $get। जब आपको वैल्यूज यूआरएल से रीड करनी है, यानी क्यूरी स्ट्रिंग में से उठानी है, तो आपके पास जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा वो गेट होगा, पोस्ट से नहीं उठा सकते आप। ये मेरी मॉड रीड है, वो तो यूआरएल फ्रेंडली बना के भेजना वो एक अलग काम है, लेकिन बताने का मकसद यहाँ पे है कि जब भी आपके पास वैल्यूज यूआरएल से रीड करनी होगी तो आपके पास वेरिएबल इस्तेमाल होगा गेट, और जब आपको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाना होगा तो आप हमेशा मेथड इस्तेमाल करेंगे गेट। अब ये इसको जाएगा तो ये यूआरएल ये, लेकिन जो कस्टमर को नजर आएगा वो पुराना वाला यूआरएल नजर आएगा, ये वाला यूआरएल नजर नहीं आएगा। और जब गूगल या क्रॉलर आपका गूगल का या याहू का या बिंग का क्रॉलर आएगा तो उसको ये वाला यूआरएल नजर नहीं आएगा, वो यूआरएल नजर आएगा जो आपने फ्रंट पे लिखा है। वो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो मॉड रीराइटिंग का कमाल है, लेकिन जो इस पर्पस के लिए जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो आप कैसे यूज करेंगे। अच्छा, एक बात, बल्कि सेकंड बात है। दूसरी बात ये कि अमूमन आपने गूगल तो सभी ने यूज किया होगा, लेकिन गूगल के अंदर www.google.com/keyword, ये इसका गूगल का यूआरएल जो आप उसके गूगल के अंदर टेक्स्ट बॉक्स में देते हैं, वो कीवर्ड यहाँ एम्बेड होता है और उसके रिजल्ट्स आपको नीचे मिल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले गूगल की साइट खोलूँ, फिर उसमें डब्बे में लिखूँ, उसके बाद में सर्च करूँ, मुझे अगर यूआरएल याद है डायरेक्ट मैं यहाँ अपना कीवर्ड लिख के सर्च नहीं कर सकता हूँ। तो जब आपको पैरामीटर याद हो इस तरह के केस में, तो यहाँ ये वाली वैल्यू गूगल के गेट से उठाता होगा और उसने ये जानबूझ के इस तरह यूआरएल बनाया ताकि लोगों को पहले पेज पे आए, उसके बाद आने के बाद फिर कीवर्ड लिख के, अगर किसी को ये पता कि नहीं क्यों लगा के मैं कीवर्ड दे दूं तो डायरेक्ट उस तरह लिख के एंटर करके उसको मैं रिजल्ट वाला पेज दिखा दूं ना, वो मेरे होम पेज पे। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली तो हमारे पास फॉर्म
सबमिट किया था, जब हम बात करते हैं अब ये तो एक दो वैल्यूज के लिए गेट सही है, या जहां पे आपने सर्चिंग करनी है वो सही है, या जहां पर आपको अपनी प्रोडक्ट का शोकेस डिस्प्ले बनाना है वहां पे गेट सही है। लेकिन जहां पे आपने फुल फ्लैश एक फॉर्म सबमिट करना जिसमें 20-25 वैल्यूज है, वहां पे गेट नहीं पोस्ट यूज। अच्छा दूसरी चीज, अच्छा पोस्ट की जो डेटा होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, लिमिट है, वो भी ज्यादा है गेट की निस्बत। और ये कि आपके पास जो वैल्यूज है वो यूआरएल के अंदर जाएंगे भी नहीं, इस वजह से बेहतर यही कि आप पोस्ट यूज करें फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आसान सी बात है। सिंपल सी बहुत छोटी सी एग्जांपल है, आपको पता है कि ए जो है वो एंकर लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर href में आपका यूआरएल भी आया था, ये मेरा यूआरएल है। इसके मैंने एक लूप चलाया सिंपली, उसकी वैल्यू स्टार्ट की 1 से लेकर 10 तक, ये स्टार्टिंग वैल्यू, ये इसका इंक्रीमेंट है जो +1 का इंक्रीमेंट करेगा, और ये इसका एंडिंग लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस आईडी को यहाँ पे कॉन्केट कर दिया यूआरएल के अंदर, और यहाँ दिखा दी गई प्रोडक्ट, उसके साथ अगेन इस आईडी को कॉन्केट कर दिया और यहाँ इंकर को बंद कर दिया। जो इसका आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है कुछ ये प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 एंड सो ऑन। इसका जो यूआरएल बन रहा है इसको मैं कॉपी करूंगा। जो यूआरएल बन रही है वो कॉन्केट डॉट से करना चाहते हैं, इस पर अभी चल रहा है।
तो हमारे पास जो यूआरएल बन रहा है वो ये प्रोडक्ट डिटेल डॉट पीएचपी और उसके आगे जो मैंने वैल्यू कॉन्केट की है आईडी। अब जब मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा लाजमी तौर पे वो इस प्रोडक्ट डिटेल डॉट पीएचपी पे जाएगा, ऐसे होगा, और फिर यहाँ से आईडी। अब डिटेल पेज पे अगर मुझे इस प्रोडक्ट की डिटेल दिखानी हो और मेरे पर इसकी डिटेल दिखानी है कि क्या नाम है, इमेजेस वगैरह, डिटेल डिस्क्रिप्शन कि क्या प्राइस है इसके, कितनी क्वांटिटी में सोल्ड होगी, वो सारी मैंने कहीं पे स्टोर की है, वहां से फेच करना। तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन सी प्रोडक्ट, तो ये आईडी मैंने उसके साथ कॉन्टैक्ट कर दी, जो आईडी मुझे रिसीव होगी उसकी मैं क्यूरी करके। अच्छा, इस आईडी को उठाने के लिए लाजमी तौर पे जो मेरे पास वेरिएबल होगा वो $_ इस यूआरएल में से मुझे आईडी की वैल्यू को गेट करना है, तो $_ उठाऊंगा और यहाँ पे वैल्यू क्या दूंगा मैं, आईडी डबल कोट, ठीक है। ये भी सिंपल विदाउट आईडी, तो ये तो एरे है ना, पूरा एरे कंप्लीट इसके अंदर। तो लेकिन आपको स्पेशल ये वैल्यू उठानी तो जो यहाँ पे मौजूद है सेम एरे जो यहाँ पे एरे के अंदर की है ना, ये समझे की है और ये इसकी वैल्यू आ रही है। हाँ, अगर देना हो तो $_ लगा के दे देना, एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए तो $_ के बाद आप खत्म। लेकिन फिर ये कि इसके अंदर अगर एक से ज्यादा हो आपका यूआरएल इस्तेमाल करो। $_ लेट से मैं देता हूँ यहाँ पे नेम, तो नेम यहाँ पे, फिर अगर मुझे इसके प्राइस इस तरह से आप करके $_ लगाते थे, ये बढ़ाते हैं, ये और वैल्यू, ये और वैल्यू, नहीं। अगर आपको यहाँ पे नेम उठाना है, अब यहाँ पे तीन यूआरएल के अंदर 3 पैरामीटर है, आईडी आ रहे हैं, नेम आ रहा है और इसका प्राइस आ रहा है, ठीक है। अब आपको अगर सिर्फ नेम उठाना है तो आप क्या लिखेंगे, $_ गेट एरे और की का नाम क्या, नेम, नेम चाहिए तो नेम लिखेंगे। लेकिन इस एरे में तो वैल्यू मौजूद है। हाँ, एरे में वैल्यू मौजूद है, जहाँ पे आपको जो वैल्यू उठानी यूआरएल से सिर्फ आपको उससे की देनी पड़ेगी, मौजूद तो सब एक पेज बनाऊंगा, एक जहाँ पे पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट बना दी और एक वो पेज जो डिटेल पेज होगा, डिटेल पे सिर्फ आईडी पास करता रहूंगा, आईडी से क्यूरी करके डेटा निकालूंगा, उसको डिस्प्ले कर दूंगा। पेज एक होगा डिटेल, एक पेज होगा, उस पर जितनी मर्जी आप प्रोडक्ट, 1000 प्रोडक्ट्स हो, 1 करोड़ प्रोडक्ट्स हो, पेज एक होगा। वो प्रोडक्ट पहले किसी और अगर हमने डीबी नहीं पढ़ा, इस वजह से वो वाला पोर्शन में बता दिया, डीबी से निकाला, उसको लूप करके हमने कहीं लिंक्स बना दिए या डिस्प्ले करवा दी, जिसमें पिक्चर नहीं आती, आपके उसे कार्ड है, आपने ग्रिड फॉर्म में पिक्चर्स करके दिखा दी, वहां का आपने सिर्फ लिस्टिंग की। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो डिटेल पे लेके आता है, तो डिटेल के ऊपर लिंक तो कुछ इसी किस्म का बनेगा, लिंक बनेगा, और लिंक में आईडी यकीनन अमूमन आईडी की बात करते हैं, उस आईडी से आपने उसकी डिटेल उठाई और जो उसका डिटेल पेज है उसके अंदर आपको पूरा दिखा दिया कि ये इसकी बड़ी पिक्चर है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, यहाँ उसने आप ये हम बना लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल, जो हमने वहाँ एंकर के अंदर लिंक, सॉरी जो लिंक दिया वहाँ पर product_ detail.php, ठीक है। अब हमें वो वैल्यू उठानी है,
सपोज कर लेते हैं, एक एरे बना लेता हूँ मैं यहाँ पे उस आईडी के ऊपर, एक डमी सा एक एरे बना लेते हैं हम यहाँ पे, वो हम उसको सपोज कर लेते हैं वो हमारी डेटाबेस से वैल्यूज उठ के आएंगी। ठीक है, मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे, सॉरी इसकी एक वैल्यू रखते हैं 1 पे, हम दे देते हैं एरे, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम रख लेते हैं हम उसकी डिटेल के अंदर। प्रोडक्ट नेम लेट से हम रखते हैं लैपटॉप, ठीक है, और हम प्राइस रख लेते हैं लेट्स से 55, और इमेज रख लें, इमेज साथ देते हैं उसको, एक और बना लेते हैं हम लेट से फाइल, प्रोडक्ट नेम रख लेते हैं एक और की रख लेते हैं 10 पे, ठीक है। लेट्स से 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास, ये हमारे पास डीबी में डिटेल कुछ इस तरह से, डीबी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट नेम जो रखा है, प्राइस है, इमेजेस भी रख लेते हैं हम थोड़ी बहुत।
ये लाइन कितने लोगों को समझ में आती है? नहीं अभी ये लिखा हुआ है ऊपर तो उठा रहे थे ऊपर जो अपने इमेज शो करना है ना यहाँ पर कि हमें शो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर आईडी इस तरह से लिख सकता हूँ ये और ये कहाँ से आ रहा है गेट लगा हुआ तो यहाँ आईडी यूआरएल से उठा रहा हूँ लेकिन ये वैल्यू यहाँ दे सकता हूँ एरे तो बना है वो तो ठीक है एरे तो बना यहाँ पे जो आईडी है वो इस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ इस जगह पे दे सकता हूँ ये जो एरिया हाँ भाई लास्ट में पीसी के आगे बैठा है दे सकता हूँ ये इस तरह ये कर सकता हूँ इस तरह से चले गए थोड़ा सा इसका फ्लो बनाएंगे कौन सा आईडी ये आईडी है ठीक है नहीं ये सवाल ये है कि ये आईडी यहाँ पे ले आएगा या नहीं लाएगा सवाल ले आएगा नंबर लाएगा अच्छा उसके बाद क्या करेगा जो नंबर आया उसके बाद क्या होगा नंबर आ गया चलो ठीक है हमने ये यूआरएल से आईडी पिक की उसको उस एरे के आगे यहाँ पे दिया उसके बाद यहाँ पे लेट से मैं यूआरएल के अंदर मैं ऊपर वापस इस कोड में जाता है वहां पर किस जगह हाँ ईगो लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं ये कह रहे हैं कि आपने सोर्स के अंदर इमेज सोर्स के अंदर इमेज लिखा हुआ है इमेज की जो एरे वगैरह से लिखा हुआ है हाँ तो गलत है डबल हो जाएगा कैसे मैंने क्या लिखा है सोर्स इमेज सोर्स नहीं ये कह रहे हैं कि इमेज सोर्स इमेज का आपने लिख दिया स्लैश कंफ्यूजन है सही लेकिन ये इमेज का जरा सब लोग और से सुनना इसको समझिए ये इमेज का टैग है सिंपल इमेज है एचटीएमएल का टैग है इसके अंदर सोर्स दी जाती है कि कहाँ अच्छा मुझे इमेज दिखानी है इसका सोर्स क्या होगा मैंने यहाँ पे दिया एक फोल्डर के अंदर एक इमेज रखी है जिसका नाम ये है अब यहाँ पे नाम उठाने के लिए मैंने PHP का टैग ओपन किया क्योंकि मेरे पास मैं अज्यूम करूँ मेरे पास डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच हुआ मैंने डेटाबेस से फेच किया उसके अंदर इमेज नाम का एक एट्रीब्यूट मौजूद है यानी कॉलम एक इमेज का भी था इमेज के अंदर उस इमेज का नाम मौजूद है कि जो मुझे यहाँ दिखानी है और वो इमेज के अंदर भी रख दी मैंने फॉर द टाइम भी ठीक है यहाँ इमेज स्लैश उस इमेज का नाम जो भी होगा अगर मैं जो आईडी बात करता हूँ पहले हम आईडी बात करते हैं यहाँ पे उसके बाद चलते हैं यहाँ पे पेज नॉट फाउंड क्या चीज दो किधर आपने इमेज पे जो स्टोर
अच्छा हाँ, अच्छा हाँ हाँ, लेकिन ये कुछ और क्या है? अच्छा नहीं, वो मैं प्रोडक्ट की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है वहाँ, ये कट लिख दिया मैंने। तो मैंने प्रोडक्ट नेम भी चेंज कर दिया। अच्छा इसका ये प्राइस लिख के आ रही है। हाँ इमेज बहुत बड़ा। अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ पे नेम नहीं आया, प्राइस आ गई, नेम नहीं आया, आईडी के अगेंस्ट नेम। अच्छा प्रोडक्ट नेम नहीं आया। अभी भी नहीं आया, किधर? नेम भी नहीं आ रहा भाई, प्रोडक्ट नाम उठाएंगे। मशहूर सामान जब आपके पास मौजूद है। अच्छा वो हमारा यूआरएल गलत है, हम पेज ही गलत पे जा रहे हैं यार, लैपटॉप ठीक, लेकिन वो पेज गलत यूआरएल हम दूसरे वाले पे हिट कर करो पेमेंट इस तरह से हुआ, ठीक है। वो नाम नीचे लिखा है, प्राइस दूसरी टीटी बना, ये दो टीटी बनाई ना, एक टीटी में ये हमारा एक में डालना, ठीक है। इसमें कुछ सवाल? अच्छा
कोई सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं? मैं यहाँ से, आपने ये पेज बनाया, बहुत अच्छा बनाया, आपके मैनेजर को बहुत पसंद आया, लेकिन आपके मैनेजर ने या क्लाइंट ने यहाँ से आईडी रिमूव कर दी। नाम हार्ड कोड कर दिया मैं। अच्छा वो यहाँ डिस्प्ले करवा देता नहीं, वो प्रोडक्ट बंद हो गया। अच्छा किसी ने आईडी नहीं दी यूआरएल के अंदर, क्या करें? तो पेज इतना फटा हुआ दिख रहा है, डिफॉल्ट में कौन सी प्रोडक्ट दिखे? फोर दिखाई। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये जो यूआरएल है जहां से आप वैल्यूज को रीड करते हैं, एक मिनट, ये गेट है, या गेट के लिए या विंडो के लिए? किसके लिए? हैकर के लिए। एक ये विंडो यहाँ से वो आ सकता है, अपडेट वगैरह कर सकता है, और जो आपका फॉर्म बनता है, ये दोनों विंडोज है, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके सर्वर से, ये वैल्यूज डायरेक्ट आपके सर्वर पे जा रही है, और जो फॉर्म सबमिट होगा फॉर्म की वैल्यूज भी डायरेक्ट सर्वर पे जा रही है। तो इन सिक्योरिटी जो हमें एप्लीकेशन लेवल पे लगानी होती है वो इन दो रास्तों पे लगानी होती है। कैसे लगाएंगे वो बात का टॉपिक है, लेकिन अभी सवाल ये है कि यहाँ से मैंने आईडी नहीं दी तो आपका पेज तो फट गया। तो अब इसको किस तरह से आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या किया जाए? या अगर मैं आईडी की जगह यहाँ पे लिखूं ABC, तो क्या हो, क्या करें इसको? आप लोग सोचे इसका सॉल्यूशन मिला? किसी को सॉल्यूशन मैं लिख दूंगा। इसका सॉल्यूशन ये पढ़ा था नहीं? हाँ इनिशियल वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंट वैल्यू, क्योंकि मुझे पता कि आईडी यहाँ पे रिसीव होगी और आईडी जो है वो इंटीजर ही होगी, हर दफा मुझे जो इनपुट चाहिए उसकी टाइप क्या होगी, इंटीजर। तो अगर मैं यहाँ पे इंट वैल्यू लगा दूं, अब यहाँ पे अगर वो वैल्यू पास ना भी करे तो एक डिफॉल्ट से उसको इनिशिएट कर देगा 0 से, और अगर कोई वैल्यू उसके अंदर कोई गड़बड़ करता है, यहाँ पे मैंने यहाँ इंटीजर के बजाय स्ट्रिंग पास कर दिया, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंट वैल्यू है वो उसको भी डिस्कार्ड करके वापस आपको वैल्यू जो रिसीव होगी 0, और अगर नॉर्मल इंटीजर आता है तो फिर वो इंटीजर ही मिल जाएगा। तो इस केस में आपके पास एटलीस्ट ये पेज इस तरह से नहीं पड़ेगा, यानी तो ये पेज पढ़ने से मतलब ये है कि फिलहाल आपको रिजल्ट तो अभी यहाँ पे नजर आएगा, अभी भी कुछ नहीं, लेकिन होगा ये कि जब आपको यहाँ से इंटीजर की वैल्यू जो यहाँ पे पास होनी थी, मिलनी थी 1 2 एंड सो ऑन 100, इस तरह की कोई वैल्यू, अब जब इसमें से कोई वैल्यू रिसीव नहीं हुई और ये वाली वैल्यू ले जाके आपने अपने पास एसक्यूएल के अंदर एज ए इनपुट पैरामीटर पास करते हैं, क्योंकि अभी तो हम कर एरे से उठा रहे हैं, लेकिन हमें एट द एंड जो इस वैल्यू को उठाना था माइस्क्ल से, माइस्क्ल के अंदर आपको इस आईडी को पास करना था, लेकिन जब आईडी रिसीव नहीं, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्यूरी बननी थी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट, हमारे पास एसक्यूएल स्टेटमेंट कुछ इस तरह की होती है, इसको भी हम पढ़ लेंगे कि किस तरह बनाते हैं।
वेयर आईडी इज इक्वल टू, जो आईडी मुझे रिसीव हुई यहाँ से वो मैंने यहाँ पे डॉलर आईडी में पास कर दी। ठीक है, अब जब मुझे आईडी रिसीव ही नहीं हुई तो मेरे पास क्यूरी बनेगी यहाँ तक की, यहाँ पे क्यूरी एंड होगी, तो ये क्यूरी आपकी फट जाएगी, ये एसक्यूएल सिंटैक्स एरर आएगा और इसके रिजल्ट में आपके पास पेज पे पार्स एरर आ जाएगा, जो कि क्लाइंट को नजर आएगा और क्लाइंट को आपकी ये क्यूरी फटी हुई नजर आएगी। अक्सर आ जाएगा पेज फटेगा अक्सर वेबसाइट पे, तो आप चाहते नहीं ये क्यूरी फटी हुई नजर, क्यूरी एटलीस्ट क्यूरी ना फटे, क्यूरी नहीं फटेगी तो कम से कम आपके पास डेटा डिस्प्ले नहीं होगा लेकिन आपका पेज आ जाएगा, पेज के कंटेंट आ जाएंगे, उसमें इमेजेस नेम आएगा कि फील्ड जो है वो मिसिंग होगी, लेकिन आपकी क्यूरी नहीं पड़ेगी, पेज आपका सक्सेसफुली रेंडर होके कस्टमर एंड पे आ जाएगा। एक फायदा होगा आपको ये एंड पे लगाने से। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि कोई इंजेक्शन नहीं ला सकता आपको। कौन सा इंजेक्शन? एसक्यूएल इंजेक्शन, वो वाला इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन जो हैकर्स के लिए एक तरह का हैकर्स जो है वो इंजेक्शन सबमिट करते हैं, एक तरह का थ्रेड होता है वो, तो एक ये प्रिवेंशन आप एक समहाउ एक लेवल की प्रिवेंशन आपको ये इंटेल का फंक्शन यहाँ पे भी देगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन था कि यहाँ पे आप इंटेल ला दें। इंटेल हमने पहले पढ़ा था काफी डिटेल में। अच्छा, ये बात क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई सवाल? डॉलर कौन सी आईडी? एसक्यूएल, थोड़े वो एसक्यूएल डिस्कस पे बात करेंगे। तो गेट और पोस्ट मेथड के अंदर भी एक आपने शो किया था ना, अगर रिफ्रेश करना है हाँ अंदर वो फॉर्म करना था ब्राउजर के अंदर, चलिए मैं नहीं बता है ये मैं नहीं बता नहीं, वो जो पॉइंट 1 लिखा था मैंने गेट और पोस्ट के अंदर, कि गेट के अंदर तो यूआरएल के अंदर वैल्यूज होती है, जब आप पेज रिफ्रेश करते हैं यूआरएल से रीड करके ले आता है वो। ठीक है, भले फील्ड ब्लैंक हो लेकिन यूआरएल के अंदर तो वैल्यूज रखी है, यूआरएल से वो रीड करके ले आता है, नीचे एरे के अंदर उसने डिस्प्ले कर दिया। पोस्ट के अंदर जब एक दफा फॉर्म सबमिट हो गया, दोबारा रिफ्रेश क्या वो कहता है कि दोबारा रीसबमिट कर दूं, रीपोस्ट करूं, और वो रीट्राई के अंदर दोबारा वो वैल्यूज, वही फॉर्म ब्लैंक होता है लेकिन वो वैल्यूज दोबारा आपको नीचे दिखाया था। वो वैल्यूज बैकएंड से कहां से उठाता है? यूआरएल में नहीं है, फॉर्म पे नहीं है, कुकीज में नहीं है, कहां से लाता है? ठीक है, कहां से लाता है ये? तो वही छुट्टियां में कितनी सारी मिल जाए। ठीक है, क्या है? मरे हुए को और मारे। अच्छा चले मारे। इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? तो देखिए, इसके अंदर फॉर्म बनाने में एक सिर्फ एक हमारे पास पार्ट यही था कि हम वैल्यूज को किस तरह से गेट करते हैं। गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, एक्शन है, इसके अंदर कुछ नहीं, कोई खास चीज है नहीं। इसके अंदर जो मेजर पोर्शन है, जो मेजर एरिया जो कवर करने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो ये कि आप एचटीएमएल से किस तरह से अपना फॉर्म बनाते हैं, किस तरह से उस फॉर्म को डिजाइन करते हैं। इसके अंदर कोई और खास चीज है नहीं। एक छोटी सी बात जो यहाँ पर है कि ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर यही फॉर्म हो जो हमने शुरू में बनाया था, यूजर नेम और पासवर्ड, अगर इसको देख लीजिए, ये प्रैक्टिकल काफी इसको आपको इसका यूज पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास लॉग इन करना है, यहाँ एंटर कर जाए, इसका कैप्शन चेंज करता हूँ, लॉग इन करता हूँ। जी
मेरे पास एक लॉगिन का फॉर्म है, वहां पे मैंने यूजर नेम पासवर्ड लिया इसका। उसके बाद इस फॉर्म को वैलिडेट करूंगा। वैलिडेट करने के बाद अगर तो ये सही है, सक्सेसफुल, यानी जो लॉगिन पासवर्ड इसने दिया वो सही है, तो मैं इसको किसी होम पेज या वेलकम पेज पे भेज दूं, या फिर इसको वापस इसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करूं विद प्रॉपर एरर मैसेज के लिए आपने यूजर नेम पासवर्ड गलत दिया। अगर इस तरह का काम मुझे परफॉर्म करना हो, यकीनन ये हमारा एक रियल सिनेरियो, इस तरह के काम हम करते हैं, तो क्या करूंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप बताएं। चूज करेंगे, अच्छा ठीक है, हम फॉर्म बनाते हैं इसका। एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, नया फॉर्म ले लेता हूँ। एक्शन में इसका देता हूँ verify.php, ठीक है। इसका मैंने एक्शन सेट कर दिया वेरीफाई। यूजर नेम है, पासवर्ड है, सबमिट होने के बाद ये वेरीफाई पे जाएगा। हम वेरीफाई की फाइल बना देते हैं यहाँ पे, और वेरीफाई की फाइल के अंदर भी मैं कुछ भी नहीं लिखता, यहाँ पे सिर्फ इको करवाता हूँ जो वैल्यूज मेरे पास पोस्ट होके आ रही है, ठीक है जी। ठीक है, ये वेरीफाई पे सबमिट हो रहा है। एक्शन मैंने दिया verify.php के ऊपर ये फॉर्म सबमिट हो गया, जो वैल्यूज दिए हुए यहाँ पर डिस्प्ले होगी। वापस हम इधर आते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम मुझे करना है, इस फॉर्म को पहले वैलिडेट करना है कि ये ब्लैंक सबमिट ना हो। अभी ये ब्लैंक सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इस पे लगाऊंगा जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को। अच्छा देखिए, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले जो कुछ चीजें कॉमन है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास बार का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा जाता है। टर्मिनेशन इसी तरह की जाती है, जिस तरह हम PHP का कोड एंड ऑफ द लाइन पे टर्मिनेट करते हैं, इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी लाइन को टर्मिनेट किया जाता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉर्मली हम इस तरह का काम करते हैं। इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इवेंट्स को। इसको अदरवाइज हम इवेंट बेस्ड भी कहेंगे कि भाई इवेंट बेस्ड जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। होता क्या है कि जब इस फॉर्म को हम सबमिट करेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर एक इवेंट फायर होगा जो कि जावास्क्रिप्ट का होगा। उस जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इन दोनों फील्ड्स को पहले चेक करेंगे। अगर तो ये फील्ड है, ये इसमें कोई किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अदरवाइज उस फॉर्म को आप सबमिट नहीं करेंगे। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इवेंट बेस्ड, अब इवेंट किस तरह से लिखे जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं। ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक यानी किसी इवेंट के ऊपर अगर क्लिक हो, किसी एंकर के ऊपर, किसी बटन के ऊपर, किसी चेक बॉक्स के ऊपर, किसी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर, जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करें तो ऑन क्लिक का इवेंट इस्तेमाल किया था। उस क्लिक के ऊपर आपको कोई काम परफॉर्म करवाना तो उस ऑन क्लिक का इवेंट लिखा जाता। ऑन क्लिक, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, बहुत सारे, ऑन ब्लर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन डबल क्लिक, इस तरह के बहुत सारे लिस्ट है जो कि इस्तेमाल। ऑन सबमिट है, बहुत सारे इवेंट हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो मोडलेस PHP की तरह ही, PHP और C से बहुत ज्यादा सिमिलर है, मुश्किल नहीं है। कुछ चीजें जो है इसके अंदर हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं वो
डूम की भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, डॉक्यूमेंट, इस तरह बहुत सारे डूम के भी मेथड हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। खैर इसको हम देखते हैं डिटेल से। ये दिखा दो। अब हम एक काम करते हैं, इस फॉर्म के अंदर पहले जावास्क्रिप्ट से यानी क्लाइंट साइड की वैलिडेशन को लगाते हैं। क्लाइंट साइड से किस तरह से हम इस फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। आरई भी कर सकते हैं, आरई भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी रेगुलर एक्सेप्शन बनती, दोनों जगह बनती। फिलहाल हम सिर्फ अभी मैं बताने वाला है कि इस पे हम इवेंट्स को किस तरह अप्लाई करेंगे। और आपको मालूम है, सबको नहीं मालूम होगा कि यहाँ पे इवेंट्स को किस तरह से यहाँ इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। एक ही बनाई हुई है जो पुरानी बैकग्राउंड मैं इसको यहाँ पे बटन, दो तीन तरीके, मैं पहले आसान वाला काम कर रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ से वापस बटन कर दिया इनपुट को, और इस पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। जब इसके ऊपर क्लिक हो अच्छा, बटन कर देने से सबमिट और बटन में फर्क ये है कि अब ये फॉर्म जो है वो बटन के क्लिक के ऊपर सबमिट नहीं होगा, सिर्फ ये क्लिक तो होगा लेकिन ये सबमिट नहीं होगा। और सबमिट बटन से फॉर्म सबमिट हो जाता है। फॉर्म मैं यहाँ करता हूँ वैलिडेट फॉर्म, और ये ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैंने लिखा है वैलिडेट अंडरस्कोर फॉर्म। अब होगा ये कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये ऑन क्लिक, इसके क्लिक के ऊपर ये एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो कि कॉल होगा, और ये अभी स्क्रिप्ट के अंदर पेज के ऊपर इस फंक्शन को तलाश करेगा। ये फंक्शन मैं बनाऊंगा अभी, ये इसका जावास्क्रिप्ट का कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये हम फंक्शन लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना पड़ता है, इस तरह PHP के इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो टॉप पे लिखे इसके दरमियान में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था। ये जो मैंने यहाँ पे इवेंट लिखा था, ये वैलिडेट फॉर्म, ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पे बनाऊंगा मैं एक फंक्शन, उस फंक्शन का नाम, और जरूरी नहीं, ठीक है जी। अब ये एक इवेंट है जो कि आपके पास उस क्लिक के ऊपर कॉल होगा और ये फंक्शन कॉल होगा। चेक करने के जी वाकई ये फंक्शन कॉल होता भी है नहीं, तो इसके अंदर एक मेथड है छोटा सा अलर्ट का, जो कि एक प्रॉम्प्ट देता है आपको। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो मैंने वहां पे लिखा अलर्ट। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी को? अच्छा, अब मुझे इन फील्ड्स की वैल्यू उठानी है। मैं सहूलियत के लिए करता हूँ कि इनको आईडीज भी देता हूँ, और आईडीज भी अलग भी दे सकता हूँ, सेम नाम भी दे देता हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर डूम के थ्रू हम इसकी वैल्यू को उठा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये किसी भी एलिमेंट को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और ये उस एलिमेंट का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करता है। जावास्क्रिप्ट भी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो मुझे अगर यहाँ पे यूजर नेम उठाने, तो अब मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यूजर नेम पास करूंगा डॉट वैल्यू, और यहाँ पे बाहर लेते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी टेक्स्ट फील्ड या पासवर्ड या रेडियो बटन किसी भी एलिमेंट की वैल्यू उठाने के लिए तरीका ये कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डी ब्रैकेट्स में उस एलिमेंट या फील्ड का नाम दें और डॉट वैल्यू से उसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। इसके साथ और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, डॉट लगा के आप इसके और पैरामीटर्स भी उठा सकते हैं। हमें फिलहाल इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखा है किसकी, इस यूजर नेम की। अब हम इस यू को अलर्ट कराते हैं। अब मैं यहाँ पे तो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास जो मैंने उस यूजर नेम की फील्ड में लिखा था वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है मतलब। ठीक है जी, इस लाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन? कॉपी आपने वैल्यू दी थी इसको, ये अलर्ट हटा दिया ना। अब मैं इस u के वेरिएबल के ऊपर चेक लगा सकता हूँ, if u is equals to null, तो अलर्ट करो यूजर नेम इसी तरह अब हम पासवर्ड की फील्ड भी उठा लेते हैं। फॉर्म को कोई नाम दे देते हैं, फॉर्म को नेम भी दे सकते हैं, मेन फॉर्म दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट मेन फॉर्म डॉट सबमिट। ये जावास्क्रिप्ट में एक तरीका है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट से अपने किसी फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट उस फॉर्म का नाम कहाँ से उठाया, मैंने इस लाइन में दिया है 23rd पे, नेम फॉर्म के बाद नेम दिया उस फॉर्म का नाम डॉट सबमिट। तो इस इवेंट के ऊपर जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उस फॉर्म को जो मेन फॉर्म है इसको सबमिट कर देगी, जो एक्शन होगा उस एक्शन के ऊपर। सब मैं यहाँ पे पहले लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास पहला मैसेज प्रॉम्प्ट आ रहा है क्योंकि यूजर नेम ब्लैंक है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम देता हूँ। अब सबमिट करूँ तो पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। तो अब की दफा ये फॉर्म सबमिट हो गया ऑन क्लिक के ऊपर। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? इस फॉर्म में कोई गड़बड़ है? ये फॉर्म है मेरे पास, मैं यहाँ पे आया, ये मैंने अभी टाइप करना शुरू किया, लिखा
और मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। अमूमन हम फॉर्म जो है वो आपने याहू गूगल के ऊपर देखा होगा, आप एंटर करते हैं फॉर्म सबमिट हो जाता है। हो जाता है क्या नहीं होता? सबमिट कर दो। ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, मैं एंटर कर रहा हूँ। अच्छा टाइप बटन, अच्छा जी टाइप बटन। एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लॉगिन प्रॉपर कर देता हूँ क्योंकि हम इसमें इस बग को रिमूव करेंगे। एक्शन हमने इसका वही रखा हुआ है, वेरीफाई। प्रॉपर फिक्स ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं जो भी नेम प्रेस कर रहा हूँ, ये एंटर के ऊपर सबमिट नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि जी इसको मैं बटन को सबमिट कर दूं। ठीक है जी, सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर दिया, अब हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं, बटन तो सबमिट कर दिया मैंने, बटन मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, और इसके ऑन क्लिक के ऊपर इवेंट भी लगा हुआ। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। जी नहीं, अभी तो ये मसला दूसरा है। डिफॉल्ट कौन सा होता है? उससे क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व है, सबमिट हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पे ऑल्दो कि वो इवेंट फायर हो रहा है, वो कह रहा है कि मिस्टर यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। मैं जब इस पे ओके करता हूँ तब भी मेरे पास ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहा है। रीजन उसके कि बटन मेरे पास सबमिट है, फॉर्म सबमिट कर रहा है, लेकिन उसके क्लिक के ऊपर इवेंट भी फायर कर रहा है, फॉर्म भी सबमिट कर रहा है। अब मुझे इवेंट तो फायर सही हो रहा है, लेकिन फॉर्म सबमिशन होने से, सबमिट होने से रोकना है। काम तो सही हो रहा है, लेकिन फॉर्म सबमिट गलत हो रहा है। इनपुट टाइप को फोकस करवा नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा देखिए, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ जब आप इनपुट टाइप सबमिट यूज करें, फॉर्म पे अमूमन इनपुट टाइप सबमिट ही यूज कीजिएगा, तो उसके अंदर ऑन क्लिक नहीं लगता। ये अक्सर लोग गलती करते हैं। अब वैलिडेशन तो करनी है। ये जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे लिखिए ऑन सबमिट इक्वल्स टू ये फंक्शन, और यहाँ पे लिखिए रिटर्न दिस। ठीक है, अब क्या होगा? रिटर्न, अच्छा इसको डबल कोट्स में नहीं लिखना, शायद डबल कोट में लिखते हैं, सवाल लिख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट से पहले ये इस इवेंट को फायर करेगा, कॉल करेगा। जब ये इवेंट रिटर्न फॉल्स करेगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा ऑन सबमिट की वजह से। और अगर जैसे इसने रिटर्न ट्रू किया तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब हमने ऊपर वैलिडेशन में जब काम किया था, तो हमने जब यूजर ने ब्लैंक था तो हमने रिटर्न फॉल्स कराया था। तो अगर ब्लैंक होगा और इसने रिटर्न फॉल्स किया तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और ये एंटर पे भी चलेगा और क्लिक के भी ऊपर भी चलेगा। इसके लिए आपको दो अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं है। इसको चला के देखते हैं। अब मैं यहाँ यूजर नेम के ऊपर मैंने यहाँ एंटर किया, सबमिट हो गया, डबल कोट्स में देना। कौन सा ये? अच्छा ये पुराना वाला है, ये असल ये डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है।
अब इसने मुझे रोक दिया और ये फॉर्म आपके सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको यूजर नेम देता हूँ, यही दोबारा एंटर करता हूँ, तब मुझसे कह रहा है कि पासवर्ड दो। आगे पासवर्ड देने के बाद जब सबमिट करूंगा, अब की दफा ही सबमिट। ठीक है जी। तो ऑन सबमिट जब फॉर्म आप बनाएं और वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू करें तो हमेशा को याद रखिएगा कि आपने एक्शन मेथड जो भी यूज करें ऑन सबमिट दें, और ऑन सबमिट के अंदर ये वाला सेंटेंस याद रखिएगा कि आपने इस तरह से अपने फॉर्म को वैलिडेट करना है। और जब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, जब तक आप इस फंक्शन के अंदर से रिटर्न ट्रू नहीं करवाते, फॉल्स के ऊपर हमेशा ये सबमिट नहीं होने देगा इसको। और ये एंटर पे भी चलेगा और क्लिक के पे। मैं यहाँ एंटर कर रहा था, यहाँ अगर मैं क्लिक करूं, क्लिक पे भी रोक रहा है और एंटर पे भी रोकेगा। ठीक है, ये अमूमन थोड़ी छोटी सी मिस्टेक लोग डेवलपर्स करते हैं इस चीज के ऊपर कि ऑन क्लिक पे लगा देते हैं तो फिर वो क्लिक ही करना पड़ता है, सबमिट के वो सबमिट नहीं होता फॉर्म। ठीक है, पूछ रहे कुछ? हाँ, होती ही है, हमसे भी होती। ठीक है जी, ये छोटा सा फॉर्म का हमारा टॉपिक था। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक पार्ट रह गया जो है सर्वर साइड पे वैलिडेशन का। अच्छा, सर्वर साइड पे वैलिडेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं। आप में से कितने लोगों ने घर पे XAMPP इंस्टॉल किया है वैम के बजाय, यानी XAMPP? अच्छा, उनको इसमें प्रॉब्लम आएगी। एक मैं छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, ये वेरीफाई का मेरे पास पेज है, इस पे जो भी वैल्यू सबमिट होके आ गई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ if $_post वहां पे था यूजर नेम, ऐसे था इज टू ABC फॉर एग्जाम्पल मेरा यूजर एंड नहीं, ये वो वाली वैलिडेशन नहीं, हम कुछ और कर रहे हैं। और दूसरी फील्ड का नाम था पासवर्ड, PWD इज टू 1 2 3 4 5 6। तो क्या करो, हेडर लोकेशन वेलकम एल्स हेडर लोकेशन बना। एक पेज बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे वेलकम
अच्छी लिख मूड पे लिया पहले कोई भी नहीं हम यहाँ देते हैं वहाँ के दिया था गलत देते हैं। ठीक है वापस इसी के ऊपर आया कैसा है अच्छा पहले सही देते हैं वेलकम पेज पे गया ठीक है। अब एक दफा सही दिया था एक दफा गलत दिया था। अच्छा मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ मैंने मेथड यूज किया कौन सा फॉर्म के ऊपर मेथड लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा पोस्ट। मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ मुझसे रिट्रैक नहीं पूछा भूल गया है भूल गया कैसे अच्छा यहाँ पे मैं जब गलत दे रहा था और इसको सबमिट कर रहा था तो ये घूम के वापस इसी पेज पे आया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी रीपोस्ट नहीं हो रहा रीपोस्ट नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्म पोस्ट मेथड यूज कर रहे थे तो रीपोस्ट मांग रहा था अब नहीं हो रहा क्यों। अच्छा अब इस पेज को समझते हैं फॉर्म सबमिट हुआ था हमारे पास verify.php के ऊपर ये रहा पेज ऐसी बात हमने यहाँ पे एक चेक लगाया कि अगर मेरे पास यूजर नेम की वैल्यू ये है और पासवर्ड की वैल्यू एंड पासवर्ड की वैल्यू ये है तो इसको इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दो। हेडर का फंक्शन जो है वो पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जहां पे भी आप अपने फॉर्म को प्रोसेस करें फॉर्म प्रोसेसिंग के बाद जो भी आपका आउटपुट या आउटकम है जिस तरह सक्सेसफुल है तो हमने उसको वेलकम पेज पे भेजना है। आप हेडर के थ्रू उसको रीडायरेक्ट करें वेलकम पेज के ऊपर अपना यहाँ प्रोसेसिंग कर लें क्योंकि आपने फॉर्म वैलिडेशन करनी है डीबी से चेक करना है सेशन में स्टोर करना है एक्सवाईज़ेड जितने काम करना है आपको जितने सारे काम कुकीज में डालना है चेक लगाना है जो एक्सवाईज़ेड जितने बराबर जितने 75,000 काम करें और उसके बाद एट डे उसको रीडायरेक्ट करें। कभी भी फॉर्म के एक्शन के अंदर वो पैरामीटर सेट ना करें वो पेज सेट ना करें जो आपका एंड पेज है। इस तरह ये मेरा एंड पेज है क्यों क्योंकि अगर मैं एंड पेज एक्शन में देती तो कोई दोबारा रिफ्रेश करेगा और रिपोर्ट होगा सारा काम दोबारा से। यदि अगर आपने फॉर्म को इंसर्ट कराना था तो अगर एक बार किसी ने आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गई उसने पेज को रिफ्रेश कर दिया तो आपकी प्रोसेसिंग दोबारा चलेगी तो दोबारा से उसको उठाकर डीबी में इंसर्ट कर देगा तो इंसर्ट की क्यूरी 2-3 दिन वो पेज रिफ्रेश करता रहेगा और डीबी में क्यूरी चलती रहेंगी एक यूजर बन रहा था पता चला 25 यूजर के बाद में उसको रिडायरेक्ट करना हाँ वाले पहले रिफाइन का नहीं उसे रिडायरेक्ट करना हाँ रिडायरेक्ट इस तरह लेकिन उसके अंदर वैल्यूज हो जाएंगे ना पहले काम कर ले फिर रिडायरेक्ट करें क्योंकि अच्छा ये रिडायरेक्ट जब आपने कर दिया तो अब इस वेलकम के पेज के ऊपर आपको पोस्ट की वैल्यूज नहीं मिलेंगी। इस मुकाबले में रहेगा कि अब आपको यहाँ पर भी वेलकम पोस्ट की वैल्यूज मिल जाएगी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने रिडायरेक्ट कर दिया इसका हेडर चेंज कर दिया। हेडर का यहाँ पे तो रिडायरेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये हेडर और बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हेडर जो है आपके पेज को फिलहाल यहाँ पे ये जो लोकेशन का फ्लैग लगाया यहाँ पे हमने ये आपके पेज को रिडायरेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स दिस पेज। अच्छा इन केस कि अगर ये हमारे पास फॉल्स होता है ये कंडीशन फॉल्स हो गई हमने ये यूजर ने पासवर्ड नहीं दिया तो हमने एक एरर मैसेज सेट किया
वापस उसको उसी पेज के ऊपर भेजा विद, अब देखिए वहां मैंने वैल्यू दी यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग में, और जब मैं वापस उधर पेज पे जा रहा हूँ, कौन से पेज पे, प्रॉपर फिक्स के जो मेरे लॉगिन पेज था, इस लॉगिन पेज के ऊपर मैंने जब इस वैल्यू को उठाया है, अब यहाँ पे मैंने ये कोड एक्स्ट्रा ऐड किया यहाँ पे। अब जब मैंने यहाँ पे वैल्यू को उठाया है, तो देखिए मैंने एक डॉलर गेट का इस्तेमाल किया, यहाँ पोस्ट रीजन, तो एक गेट का यूजेज एक और ये था। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि अगर एरर की वैल्यू सेट है और एंड इसकी वैल्यू नल नहीं है, तो क्या करो, एक और टीआर बनाओ, उसके अंदर उस एरर मैसेज को रेड कलर पे दिखा, और अगर ये वैल्यू सेट नहीं है, जब फर्स्ट टाइम हमारे पास कोई वैल्यू सेट नहीं है तो मत दिखाओ। अभी फिलहाल ये दिखा रहा है, चले गए दिखाता है, जब फर्स्ट टाइम हम इस पेज पे आए थे तो अब नहीं है, अब यहाँ पे कोई एरर मैसेज आ गया। ठीक है, तो अगर आपके पास सक्सेसफुल हो जाए, सक्सेसफुल हो गया तो हमने ये वेलकम पेज पे भेज दिया, और अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो मैंने एरर जो है वो वापस उसी पेज पे भेज दिया विद एरर मैसेज, और वहां पे अपने लॉगिन पेज के ऊपर हमने एक चेक लगा दिया कि अगर इस तरह की कोई वैल्यू तुम्हें सेट मिल रही है तो उसको एरर प्रॉम्प्ट कर दो, अदरवाइज मत लिखो। पूरी दुनिया यही लॉजिक यूज करती है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर इस तरह से तो काम हो गया, ये काम हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछते हैं, फिर मैं पूछता हूँ। इसमें मल्टीपल डोमेन यूजर नेम बना सकते हैं इसमें? हाँ कॉलन डाल के। अब वैसे ये हम तो इसको डीबी से चेक करेंगे, मैंने फॉर द टाइम बिंग इसको हार्ड कोड कर दिया, इस तरह ये वाला चेक नहीं लगेगा, सिर्फ इसकी जगह डीबी का चेक करेगा। आप डेटाबेस से वो जो वैल्यूज थी उसको डीबी में चेक करेंगे, अगर होगा तो वेलकम पेज पे भेज देंगे, अगर नहीं होगा तो वापस उठा के एरर पेज एरर मैसेज का लॉगिन पेज पे भेज देंगे। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? अच्छा, सवाल ये है कि हमने वैलिडेशन कर ली क्लाइंट साइड पे, ठीक है, वो वैलिडेशन में काम चलाया था, उसके अंदर हमने चेक कर लिया तो ब्लैंक सबमिट नाउ। यहाँ पे पीएचपी साइड पे आने के बाद क्या इन वैल्यूज को वैलिडेट करेंगे? ठीक है, डेटाबेस से तो वैलिडेट कर ही रहे, लेकिन क्या उससे पहले वैलिडेट करेंगे डेटाबेस में भेजने से पहले? करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, और उसका हल है अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ये फॉर्म वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर, यानी जब आपने ये वैल्यूज उठाई, इधर देखें, जब आपने इन वैल्यूज को उठा लिया तो आप इस चेक के अंदर, यानी जब आपका पेज सबमिट हुआ है तो यहाँ पे पहले आप आरई लगाएंगे, उन दोनों फील्ड्स को पहले वैलिडेट करेंगे कि जो आपको वैल्यू चाहिए थी वही आई है या नहीं। अगर वही मिली है फिर आप उसको डेटाबेस में लेके आएंगे, फिर चेक करेंगे, अगर डेटाबेस में मौजूद है तो इस फॉर्म को रिडायरेक्ट करके वेलकम पेज पे ले जाएंगे, अदरवाइज एरर मैसेज के साथ दोबारा वापस लॉगिन। यहाँ आगे कोई भी चीज जो हमने वहाँ पर चेक की थी, जो फॉर्म सबमिशन में ये भी होता है कि डेटाबेस से ज्यादा हिट ना हो, कम से कम लोड है। वैसे तकरीबन 70-80% डेटा तो फिल्टर आपके जावास्क्रिप्ट से ही होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट पे अगेन इस वजह से सिर्फ रिलाई नहीं करते हम कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बंद कर सकते हैं। तो अगर कोई ब्राउजर से बंद कर दे फिर तो जो मर्जी करे, इस वजह से सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर रिलाई नहीं करते। ठीक है, तो दोनों साइड पे इजीली वैलिडेशन लगाई जाती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जो हमारे पास ये एरिया था, ये इस जगह पे भी अभी तो मैंने सिर्फ एक चेक लगाया कि नल ना हो, यहाँ पे भी आरई लगती है, और आरई का सेट बिल्कुल सेम वही होगा जो हमने पैटर्न उसके अंदर पढ़ा है। तो मैंने आपको बताया था सेम
जो आएगी आप इसके लिए लिखेंगे, सेम एज इट इज वो उठा के आप PHP में लिखना चल जाएगा। मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो यहाँ लिखेंगे सेम वही बात करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन में सिंटैक्स पैटर्न में कोई फर्क नहीं सेम, बल्कि इसमें नहीं, दुनिया की तमाम लैंग्वेज में सेम। डमी कंप्लीट है नहीं गाड़ी इसमें बनाई कुछ आपकी तो उसको देख के और चीजें बनाई। क्या बनाएंगे? अभी तक आपने पढ़ा ही है ठीक है। टेस्ट का मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे वो टेस्ट यहाँ का आपका वेरिएबल है कि आपको रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा। इसका क्या होगा? आरी या आरी होगी, आरी का वेरिएबल मिसाल के तौर पे आपने क्या नाम है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आपने आरी रख दी, आरी लिखी डबल कोट्स के अंदर, यही स्लैशेस के दरमियान A to Z फॉर एग्जाम्पल, ये आपने पैटर्न बनाया। अब आपको इसको स्कैन करना है इस यूजर नेम के ऊपर, ठीक है? तो ये आरी डॉट टेस्ट और इसके अंदर किस फील्ड पे करना है? इस यू के ऊपर करना है। ये आपको इसको इफ में देना है, इफ ये रिटर्न ट्रू करे तो ठीक है, फॉल्स करे हटा दें, ठीक है जी। एक और मेथड भी है टेस्ट के अलावा, गालिबन कंफर्म नियम में मैच का है, मैच शायद मैच है, चेक कर लीजिएगा गूगल पे कि आरी मैच है, कंफर्म नियम में इसको चेक कर लीजिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आरी के साथ कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। मैच है जहां तक मुझे याद था। टेस्ट तो है, एक और भी है, मैच है, मैच है, मैच है। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर के लिए आप दोनों में किसी ने बताया ये पंक्चुएशन का लगता है, आपको तमाम अलग अलग लिखने नहीं पड़ते स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। आरी के अंदर ये सिंगल सॉरी कॉलन और ये PUNCT, तो ये तमाम जितने भी ये इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं सबको एक्सेप्ट कर, ये आईफोन इतने होते हैं। जो विजन होते हैं और दबा के हम यूज करते हैं नहीं, वो नहीं, वो उसके लिए अलग होता है, उसके लिए अलग होता है, वो याद नहीं। अल्फा होता है सर, इसी के अंदर शायद अल्फा होता है या पता नहीं, देख लीजिए मुझे याद नहीं। ठीक है जी, काफी है मेरे ख्याल आपके जी। ये